हाय एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को यूनिट 5 से ही जो मैंने कल पढ़ाया था वर्ल्ड ट्रेड थ्योरीज, तो उसी के आगे का जो चैप्टर है वह वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न है, उसे आप पढ़ेंगे। तो आप सभी का आज ऑनलाइन क्लास में पहले स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुरंजन, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ललित मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। तो आप आज जो अध्ययन करेंगे वह आपके बोर्ड पे भी लिख डाला गया है, और पिछले लेक्चर में आपने वर्ल्ड ट्रेड थ्योरीज के बारे में जाना था, और उससे पहले भी 2 वीडियो आपके यूनिट 3 से जो इंटर एंड इंट्रा रीजनल ट्रेड आपने पढ़ा था, वहां भी मैंने बहुत बातें जिक्र की थी ट्रेड के संबंध में। और वहां पे एक वीडियो में मैंने अपलोड किया था, वह इंटर रीजनल ट्रेड में को प्रभावित करने वाले जो कारक थे मैंने वहां पे प्रकाशित किया था। मैंने उसे आपको इम्फेसाइज किया था, लेकिन यहां पे मैं आपको पैटर्न, विश्व व्यापार के स्वरूप का अध्ययन करवाऊंगा। और जैसा कि ये टर्म विश्व व्यापार आप भली भांति परिचित है, व्यापार शब्द ही जो है अपने आप में बहुत ही व्यापक है, और उसका स्वरूप आप पढ़ेंगे। पैटर्न, ट्रेंड भी बहुत लोग बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ट्रेंड, पैटर्न, प्रवृत्ति या स्वरूप। तो आप जो है इसका अध्ययन करेंगे। स्वरूप, इसका रूप क्या है? और जैसा कि आप जानते हैं प्रकृति का भी रूप बदलता है और बदल रहा है, मानव का भी स्वरूप जो है वो समय के कालक्रम में बदलता रहता है। उसी प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड का भी जो स्वरूप है, पैटर्न है, वो बदलता रहा है। और अतः हम यहाँ पे इसको पहले कालखंड में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, फिर इसका जो है क्या इसके आयतन है, क्या इसके डायरेक्शन है, कंपोजिशन है, उसका हम अध्ययन करेंगे, इन सारे फीचर्स का। तो पिछले लेक्चर का आपको देखते हुए जो प्रभावित करने वाले कारक थे उससे हम आगे चलेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा मैं एम्फेसिस कर दूंगा कालक्रम के संबंध में, कि मैंने इस वर्ल्ड ट्रेड स्वरूप को, ये जो आप देख रहे हैं, इन कालखंडों में मैंने इन्हें बांटा है। क्लासिकल पीरियड, लेट क्लासिकल पीरियड, अर्ली मॉडर्न पीरियड और लेट मॉडर्न पीरियड। और ये पीरियड के बांटने के पहले आप यह जान लें, जो विश्व व्यापार जो है वह मनुष्य का टर्सरी एक्टिविटी है। ट्रेड जो है वो क्या है, हमारा टर्सरी एक्टिविटी है। जैसा कि आप जानते हैं एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, उद्योग धंधे हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है, और ट्रेड हमारा टर्सरी एक्टिविटी है। ठीक है, ट्रेड इज आवर टर्सरी एक्टिविटी, तृतीयक क्रियाएं हैं। और संलग्न जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे अधिक जनसंख्या यदि कृषि में संलिप्त है, और दूसरे क्रम में उद्योग धंधे आते हैं, तो संलग्न जनसंख्या के क्रम में भी व्यापार जो है तीसरे नंबर पे आता है। तो जो विश्व व्यापार का जो स्वरूप है, इसीलिए हम इसका इतना अध्ययन करते हैं। और ट्रेड जो है वह आज के आवश्यकताओं में से है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में कहा था कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सर्वसंपन्न हो, सभी चीजों से वो परिपूर्ण हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रकृति ने जो हमें दिया है उसमें बहुत सारी विषमताएं हैं, और उसी विषमताओं को ट्रेड के माध्यम से पूरा किया जाता है। कहीं पे किसी चीज का अधिक उत्पादन होता है तो कहीं पे किसी दूसरे चीज का,
और उन्हीं सामग्रियों के आदान प्रदान दो देशों के बीच में जब होता है या विभिन्न देशों के बीच में जब होता है तो उसे हम ट्रेड कहते हैं। और जैसा कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग बाइलैटरल ट्रेड बोलते हैं, और जब विभिन्न देश आपस में ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल ट्रेड भी बोलते हैं, जो मैंने यहां पे भी आपको लिखा है, बाइलैटरल ट्रेड और मल्टीलैटरल ट्रेड। तो इस प्रकार से आप ट्रेड के बारे में संक्षिप्त परिचय हो गए। और खासकर स्वरूप जो है हम क्यों कालखंड में अध्ययन करते हैं, तो वो हम इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल्स जो ट्रेड के होते हैं, ट्रेड्स में जिन सामग्रियों का आदान प्रदान होता है जिसे कि हम प्रोडक्ट प्रोफाइल बोलते हैं, वह जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बदलता रहा है, उसके स्वरूप जो है बदलता रहा है। कालखंडों में इसमें काफी ज्यादा परिवर्तन आया है, इसीलिए हम ट्रेड को कालखंड में अध्ययन करते हैं। तो आप बोर्ड से लिख लेंगे, जो पहला है मैं उसे पढ़ भी देता हूं। पहला आप क्लासिकल पीरियड को देखेंगे, उसके बाद क्लासिकल पीरियड में ही लेट क्लासिकल पीरियड आप देखेंगे, फिर जो हमारा मॉडर्न पीरियड है आधुनिक काल, उसमें अर्ली आधुनिक काल को देखेंगे, और फिर हम लेट मॉडर्न काल जिसमें कि अभी हम लोग वर्तमान में ट्रेड कर रहे हैं या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो क्लासिकल पीरियड जो है उसको हमने 500 या 600 बीसी से लेकर 1100 के बीसी तक रखा है, और उसके बाद जो लेट क्लासिकल पीरियड है उसे हमने 1100 से लेकर 1500 एडी तक रखा है। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियड को भी हमने दो भागों में बांटा है। अर्ली मॉडर्न पीरियड जो है वह 1500 से 1800 ईस्वी तक रखा है, और लेट मॉडर्न जो पीरियड है उसे हमने 1800 से लेकर और अभी तक के कालखंड को उसमें रखा गया है। तो इन कालखंडों में जो ट्रेड का स्वरूप रहा है, विश्वव्यापी जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड का जो स्वरूप रहा है, उसका आप अध्ययन करेंगे। वैसे तो जो मानव सभ्यता आप सभी परिचित हैं, जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह 7000 बीसी के समय से मिलता है, और वह जो गोल्डन पीरियड था सिंधु घाटी सभ्यता का वह 2500 से 1700 बीसी का समय जो था, उस समय भी ट्रेड हुआ करता होगा या होता ही होगा, लेकिन हम उन कालखंडों का यहाँ पे अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि उन कालखंडों के ट्रेड का क्या स्वरूप था उसका कोई लिखित या कहीं पे उसका जो है वर्णन नहीं प्राप्त हो पाता है। लेकिन जैसा कि बाद के कालखंडों का 500 बीसी से जो खंड मिलते हैं उसका जो है जिक्र यदा कदा ग्रंथों में मिलता है, इसीलिए हम क्लासिकल पीरियड को हम 500 बीसी से जो है 1000 बीसी तक और फिर 1000 बीसी से 1500 बीसी तक रखा है। और क्लासिकल पीरियड को हमने अलग से यहाँ पे अध्ययन में इसलिए रखा है क्योंकि व्यापार का जो आधार या शुरुआत हम उस समय से देखते हैं। आप देखेंगे जो क्लासिकल पीरियड में जो एंशिएंट ट्रेड रूट्स थे वो जरूर आपस में बटे हुए थे, संलग्न नहीं थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन वह जो ट्रेड रूट्स थे वो आज भी काफी प्रासंगिक हैं। और एंशिएंट ट्रेड रूट्स जो हैं, जिसमें कि आप लोगों ने पिछले क्लास में भी अध्ययन किया था, जिसमें कि वर्ल्ड वाइड सिल्क रूट जो है वो फेमस है। तो उस समय जो प्रोफाइल जो था प्रोडक्ट्स का, जिसको जो आदान प्रदान होते थे वो बहुत ही सीमित थे। सिर्फ रेशमी धागों का, कपास के धागों का या कुछ फूड स्टफ्स
गरम मसालों वगैरह का बहुत लिमिटेड जो था वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। और क्लासिकल पीरियड का सबसे बड़ा जो था, उस समय जल मार्ग उतने विकसित नहीं थे। जितने भी ट्रेड होते थे वो थल मार्गों से होता था, और थल मार्ग जो है वो काफी ज्यादा दुर्गम स्थानों से होके जाना पड़ता था। पहाड़ों, पठारों, रेगिस्तानों से होते हुए, और जब जो मनुष्य मुख्यतः उस समय मैदानी भागों में बसते थे, जहां भी जो सभ्यताएं थी वो मैदानी भागों में ही पाई जाती थी, तो उन भागों तक जो है व्यापारी पहुंचते थे और आदान प्रदान होता था। और इसीलिए काफी सिलेक्टेड आइटम्स को वो ले जाते थे, और लोग उसमें जो थे एक सप्ताह दूसरे सप्ताह में ये आदान प्रदान होती थी। और उस समय जो सामानों से ज्यादा थॉट्स, चिंतन, धर्मों का भी आदान प्रदान, ट्रेड होता था। और जैसा कि आप जानते हैं, 5वीं 6ठी ईसा पूर्व जो शताब्दी थी, फिर पहली द्वितीय शताब्दी, वह ग्रेट सिविलाइजेशन जो ग्रीक रोमन्स के जो सिविलाइजेशन थे, चाइनीज जो सिविलाइजेशन सत्ता थी, इंडियन सत्ता थी, ये बड़े बड़े जो सत्ताएं थी, ग्रेट सिविलाइजेशन के बीच में ये ट्रेड होते थे। और ये ट्रेड जो था, जैसा कि मैंने कहा, धर्मों का भी ट्रेड होता था। और जैसा कि आप जानते हैं, क्रिश्चियनिटी जो है पूरे वर्ल्ड में इस पीरियड में एक्सपैंड किया, उसी प्रकार से इसी कालखंड में बुद्धिज्म जो है वो आप देखेंगे 100 से लेकर 200 का जो एडी है, 100 से लेकर 200 का जो एडी है वो गोल्डन पीरियड है बुद्धिज्म का भी, जो वर्ल्ड वाइड ये फैला। खासकर चाइनीज जो है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, या वो थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, म्यांमार हो, एवं विभिन्न देश जो थे, कोरिया हो, जापान हो, ये सारे देश जो हैं बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आए। इसी प्रकार जो अन्य देश जो थे वो क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में आए। तो उस समय जो था ट्रेड इस प्रकार से भी होता था। तो क्लासिकल पीरियड जो था वह इन मायनों से इंपॉर्टेंस रखता है। उस समय के सामग्रियों का जो आदान प्रदान होता था, उसके बारे में क्या उसके मॉनेटरी टर्म में होते थे ये कहना कठिन होगा यहाँ पे, लेकिन आप इन बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर जो यह पीरियड है जिसमें कि हमने डाला है लेट क्लासिकल पीरियड, ये 1000 से 1500 एडी का है। क्योंकि कुछ दिनों के लिए इतिहासकार भी जो बताते हैं जो डार्क एज था, उस डार्क एज में उतनी ज्यादा जो है मानव सभ्यताओं का विकास जो है एक स्थिर सा हो गया था पूरे दुनिया में, तो ट्रेड का स्वरूप भी स्थिर रहा होगा, ज्यादा उसके वर्णन नहीं मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर जो है जीवन काल का आया, रीजनस पीरियड, और उसमें फिर से जो है व्यवसाय शुरू हुए, और धीरे धीरे जो है लोग उस समय के मानव आगे की ओर क्रमशः बढ़ते गए। जो हमारे एंशिएंट ट्रेड रूट्स थे वह और भी विकसित होता गया। जल मार्ग जो है वो धीरे धीरे उसका भी आवागमन, उस पर भी लोग ज्यादा उसको चलने लगे। तो इस प्रकार से जो क्लासिकल पीरियड और लेट क्लासिकल पीरियड है वो वर्ल्ड ट्रेड के मायने में इंपॉर्टेंट है। अब हम जो मुख्य जो इम्फेसिस है वर्ल्ड ट्रेड का, जिसका हम अध्ययन करेंगे, वह है मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड का जो है वो अर्ली एंड लेट मॉडर्न पीरियड। तो अर्ली मॉडर्न पीरियड का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जो आप यहाँ देख रहे हैं अर्ली मॉडर्न पीरियड। यह जो है 1500 से लेकर 1800 एडी तक जो है मिलता है। और आप देखेंगे अर्ली मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, दुनिया के विभिन्न देश जो पहले विभिन्न देशों के संपर्क में नहीं थे उनका खोज हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कोलंबस
जो एक बहुत ही साहसी नाविक था, उसने दुनिया की खोज में निकला और अमेरिका को खोजा 1492 में। उसके बाद वास्को डी गामा जो निकला खोज में, तो उन्होंने इंडिया को खोजा और 1498 में वो कालीकट के तट पे आया और इंडिया की खोज हुई। ऐसा तो नहीं था, भारत पहले से भी था, लेकिन उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी जो सभ्यता थी उसे जोड़ने का क्रम यहां से शुरू होता है। पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता को जोड़ने का काम यहां से स्टार्ट होता है, उसकी नींव यहां से शुरू होती है। ये जो कोलंबस, वास्को डी गामा, फर्डिनेंड मैगलन, ये सारे जो नाविक थे उस समय के, डच के हों या इंग्लैंड के हों, पोर्तुगीज हों, ये सारे नाविक जो हैं पूरे दुनिया के खोज में निकले और क्रमशः विभिन्न सभ्यता वाले देश को खोजा गया और जोड़ा गया और यहां से ट्रेड जो है एक नए आयाम के ओर बढ़ा। तो इसीलिए यह जो मॉडर्न जो पीरियड है वह जल मार्गों के खोज के लिए जाना जाता है। गेटवे ऑफ द वेरियस लैंड्स, आप जानते ही हैं भारत में भी गेटवे ऑफ इंडिया है, भारत में आने का रास्ता, प्रवेश करने का रास्ता। इसी प्रकार से दुनिया के विभिन्न देशों में गेटवे ऑफ द लैंड्स की खोज हुई जलमार्गों के द्वारा और वहां से हम देखते हैं जो एक नए दिशा के साथ ट्रेड स्टार्ट हुआ। क्योंकि हम जानते थे कि थल मार्गों से ट्रेड करना कठिन था, ज्यादा वॉल्यूमिनस ट्रेड हम स्थल मार्गों से नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाद में आप देखेंगे जल मार्गों की खोज हो जाने से बड़े बड़े पोर्ट्स का विकास होना शुरू हुआ और ये पोर्ट्स जो थे धीरे धीरे बड़े बड़े जहाजों का भी यहां से प्रादुर्भाव हुआ और ये जहाज जो है हजार टन उससे भी ज्यादा सामान को एक साथ ले जाके एक देश से दूसरे देश ये ट्रेड का प्रारंभ हुआ। तो अतः जो है जल मार्ग का जो इंपॉर्टेंस है वो ट्रेड में काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ पे इम्फेसिस आपको इस पे कर रहा हूं। क्योंकि जल मार्ग का जो खोज है, क्योंकि आप जानते हैं जो पहले जल मार्ग पहले अफ्रीका को क्रॉस करते हुए या हमको यदि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करना होता था पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरा जो है केप ऑफ गुड होप पूरे दक्षिणी अमेरिका को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता था। लेकिन बाद में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में या उसके ज्वाइंट को पनामा नहर का जो बना, फिर यहाँ पे अफ्रीका और यूरोपियन मेनलैंड मेडिटेरेनियन के पास जो स्वेज कनाल बना। इन दोनों कनाल्स के बनने के कारण जो ओशनिक ट्रेड रूट्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन किया और यहीं से जो है वर्ल्ड ट्रेड में हम जो अध्ययन करते हैं उसकी काफी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती गई। तो इसीलिए यह मॉडर्न पीरियड जो है ओशनिक ट्रेड रूट्स के लिए ही जाना जाता है। और इस पीरियड में जो 15वीं शताब्दी थी, यहां से हम देखते हैं बहुत सारे आविष्कार होना शुरू हुआ और वह आविष्कार जो थे वैज्ञानिक आविष्कार, इन्वेंशंस जो थे, उससे जो है उद्योगों का भी जो है नए नए तकनीक मिलते गए और यह जो मशीन युग जो था एक जो जिसका कि उस समय से विकास होना शुरू हुआ और वो बाद में औद्योगिक क्रांति का रूप लिया, आप भली भांति उससे परिचित हैं। वह 18वीं शताब्दी तक जो है पूरा यूरोपियन और विकसित राष्ट्र जो थे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो होता है वो की शुरुआत हुई। तो 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी को इस अर्ली मॉडर्न पीरियड्स में रखा गया है, जो जल मार्गों की खोज, साइंटिफिक इन्वेंशन और धीरे धीरे ये जो जितने भी जैसे कि वास्को डी गामा हमारे भारत में आया और उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज में जो प्रोडक्शन जो हो रहे थे विभिन्न उत्पादों का, उसके लिए बाजार भी चाहिए था। तो वो व्यापारी के रूप में
हमारे भारत में भी आए और दुनिया के विभिन्न देशों में गए और विभिन्न देशों का जो है वो अपने उत्पादों को बेचते हुए वहां पे अपना उपनिवेश को स्थापित किया। और आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में ये व्यापारी जो थे वो पूरे दुनिया में छा गए और विभिन्न देशों को अपने गुलामी में के अंदर रख लिया। इसीलिए जो ये कॉलोनियल रूल्स है वो पूरे विश्व पे हावी हो गया और कच्चे मालों को अपने देश ले जाना और वहां से निर्मित उत्पादों को दुनिया के विभिन्न देशों में सप्लाई करना। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड जो है यहां से एक नए आयाम जो है प्राप्त किया। इसीलिए इस पीरियड को हम यूरोपियन एज के नाम से भी जानते हैं। यह यूरोपियन एज था। यूरोप के देशों का लगभग दुनिया के अधिकांश देशों पे उपनिवेश थे और इस पीरियड में जो बड़े बड़े बंदरगाह था उसका भी विकास हुआ। इंग्लैंड का जो लंदन का जो पोर्ट है, यूरोप में जर्मनी के द्वारा रॉटरडैम का जो पोर्ट है, ये सारे जो है विकसित किए गए और यह उसके अमेरिका का न्यूयॉर्क, जापान का टोक्यो, ये सब बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं और दुनिया के बड़े शहरों में भी इनकी गिनती होती है। और यहाँ के आसपास में बड़े उद्योगों की स्थापना की गई और उन उद्योगों से जो निर्मित माल था वो दुनिया के जो उनके कॉलोनियल स्टेट्स थे वहां पे निर्मित सामानों को भेजा जाने लगा और वहां से रॉ मटेरियल्स को उन लौटते हुए जहाजों के द्वारा उन देशों को ले जाया गया। इस प्रकार से जो डेवलप कंट्री है वह काफी ज्यादा अन्य राष्ट्रों से धनों का उपार्जन किया और वह और भी आगे की ओर विकसित हुए। इसीलिए जैसा कि हम जानते हैं भारत सोने का चिड़िया वाला देश कहलाता था, लेकिन ये जो देश थे यूरोपियन कंट्रीज भारत में भी व्यापार के माध्यम से यहाँ के हीरा जवाहरात बहुत सारे सामान जो हैं यहाँ से ले गए, अपने देशों को ले गए। तो यह जो मॉडर्न पीरियड था वर्ल्ड ट्रेड में काफी ज्यादा अहम जो छाप कहते हैं गहरी छाप छोड़ गया है। और इस समय हम जो देखते हैं अर्ली मॉडर्न पीरियड में कुछ ही देश थे जो पूरे दुनिया पे अपना व्यापार के माध्यम से होल्ड रखते थे। सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और जापान, ये 5 देश जो थे पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 98% होल्ड करते थे। अर्ली मॉडर्न पीरियड में ये 5 ही देश पूरे दुनिया के व्यापार को होल्ड करते थे। उसके बाद जो है हम अब देखते हैं लेट मॉडर्न पीरियड, और यह पीरियड को भी हमने 2 भागों में यहां पे बांटा है। एक बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एक हमने रखा है उसे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि इन 150 वर्षों में बिफोर वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ और उसकी जो 1942-45 के पहले और 1800 के बीच में, इसमें जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री स्पष्ट रूप से 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आया, विकसित एवं विकासशील देश। उसके बाद जो है इस पीरियड में जो था दुनिया को 2 विश्व युद्ध जो है झेलने पड़े। विभिन्न जो विकसित राष्ट्र थे अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, वह वर्चस्व ट्रेड के कमांड के रूप में देखने के लिए ये आपस में भिड़े लड़े भी। पूरे दुनिया पे अपने होल्ड के लिए इन्होंने आपस में लड़ा और 2 विश्व युद्ध इस बीच में हुआ। और इस पीरियड में जो एम्फेसिस था वह था रिसोर्स यूटिलाइजेशन, संसाधनों का उपयोग। और हम इस पीरियड में देखते हैं जो जनसंख्या भी बढ़ी, मांग भी बढ़ता गया। इसीलिए रिसोर्सेज का जो है वैज्ञानिक तौर तरीकों के आधार पे खोज भी जो है वो होता गया। इसीलिए इस पीरियड में जो हमारे
विभिन्न खोज जो थे वो बढ़ता चला गया और 45 जब हमारा सेकेंड विश्व युद्ध जो है वो खत्म होता है, एंड होता है, उसके बाद जो है विभिन्न औपनिवेशिक देश जो हैं वो धीरे धीरे आजाद होते गए और आजाद होने के क्रम में हम डेवलपिंग कंट्री को भी धीरे धीरे आगे विकसित होने की ओर देखते हैं। क्योंकि आप यहां देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान जो विश्व के 70% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे कब्जा जमाए हुए था, वो धीरे धीरे जो है वो कम होते गया। विश्व युद्ध के बाद जो है वर्ल्ड ट्रेड में भारी बदलाव देखने को मिलता है और धीरे धीरे जो विकसित राष्ट्र हैं नए व्यापारिक समझौते जो हैं विकासशील देशों के साथ करना प्रारंभ किया और अतः जो है आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है अपना नया प्रतिरूप जो है बनाने में सफल हुआ। लेकिन फिर भी जो है डेवलप्ड जो नेशन थे उसके वर्चस्व कायम रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जो है डेवलप्ड नेशन का जो वर्चस्व जो है वो कायम रहा। विश्व व्यापार जो है वह यहां के बाद और स्पीड से लगातार जो है यहां पे बढ़ता रहा, क्योंकि विकसित राष्ट्र के साथ जो है विकासशील राष्ट्र भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपना योगदान जो है वो बढ़ाते रहा। विकसित राष्ट्र के साथ साथ जो विकासशील राष्ट्र जो है वह भी अपना योगदान जो है यहाँ पे बढ़ गया। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 और 2020 में हम देखते हैं विकसित राष्ट्र के साथ साथ जो विकासशील राष्ट्र थे, खासकर जो है चाइना और इंडिया का जो है यहां से अभ्युदय हुआ। यहां से उसके जो वर्ल्ड ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता गया और अतः विकसित एवं विकासशील राष्ट्र के आपसी सहयोग के कारण, दोनों के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भी जो है आप यहाँ पे बढ़ता हुआ देखता पाएंगे। और इस कालखंड में 1972 के बाद 1945 से जब हम 20 वर्षों के बाद लगभग देखते हैं तो 72 के बाद जो है विश्व व्यापार के प्रारूप में पुनः जो है बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। जब हमारा राष्ट्र इंडिया हो या चाइना हो, जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो 72 के आसपास काफी परिवर्तन विश्व व्यापार में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो परिवर्तन जो हुआ वह था आयात में गिरावट, इंपोर्ट में गिरावट। जो पहले विकसित राष्ट्र से इन देशों में जो सामग्रियां मिलने आते थे या अन्य देशों में जाते थे उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलता है। अब जो विकासशील देश थे, चाइना हो, इंडिया हो, ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, ये अपनी आवश्यकता की वस्तु जो थी वो स्वयं से निर्माण करने लगे और उनके स्थान पे जो है खनिज व्यापार का, खनिज पदार्थों का जो व्यापार है वो बढ़ा। पहले जो हम निर्मित सामग्रियों का, सामानों का जो आयात करते थे उसके जगह पर खनिज पदार्थों का जो है वो व्यापार बढ़ा। वर्तमान समय में जो है विश्व के व्यापार जो है विकसित राष्ट्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात और कच्चा माल और खाद्य सामग्री का आयात ही होता है। और यहाँ पे जो है हम देखेंगे जो विश्व व्यापार का जो प्रवाह है वह इस कालखंड में और भी जटिल हो गया। विश्व के अनेक व्यापारिक गुट जो हैं वो निर्मित हो गए। विश्व के
यहाँ पे हम देखते हैं 72 के बाद अनेक व्यापारिक गुटों का जो है वहां पे निर्माण हो गया। और जैसा कि इस कालखंड में हम देखते हैं 45 और 20 के बीच में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए गैट का निर्माण फॉर्मेशन हुआ 1948 में। बाद में यूनाइटेड नेशन के अंदर ही अंकटैड का 1964 में स्थापना हुई। तो ये सभी जो थे वर्ल्ड विश्व व्यापार को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। मैंने ये लेक्चर पिछले क्लास में भी कुछ उस पर हिंट किया था, जो आप वहां भी देख सकते हैं। ये जो विभिन्न राष्ट्रों के जो समूह अलग अलग जो फोरम बनाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ईईसी यूरोपियन देशों का 1957 में जो ये संगठन बना, इसमें पूरे जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे 13 देश मिलकर, और बाद में ये बढ़ता गया 1957 में, और बाद में ये यूरोपियन यूनियन के रूप में चेंज हुआ। तो ये विकसित राष्ट्र जो थे आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, आपस में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के ब्लॉक्स का विकास हुआ। ओपेक जो आप जानते हैं दुनिया में, ये सऊदी अरेबिया के आसपास के जो देश हैं, यहां तेल के नियंत्रित उत्पादन और उसका एक्सपोर्ट के लिए 1960 में ये संगठन बना। और इसी प्रकार से लैटिन अमेरिकन जो फेडरेशन बना ट्रेड एग्रीमेंट का, वो लाफ्टा बना। बाद में एशियन कंट्री का एक एशियन बना 67 में। और इन सभी को जो है वो बाद में कंट्रोल करने के लिए 8वें अधिवेशन अंकटैड में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ 1995 में। और अब पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेड को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको निगरानी करता है। तो यह जो कालखंड है वह मुख्यतः इमरजेंस ऑफ डेवलपिंग नेशंस, खासकर चाइना और इंडिया, और इस कालखंड में फ्री ट्रेड जो है वो होने लगे। दो देशों के बीच में या दो ब्लॉक्स जो थे देशों के, उनके बीचों में ये नियंत्रित जो है ट्रेड होना शुरू हुआ। और इस पीरियड में जो है वो यह भी ध्यान दिया जाने लगा जो हम एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि जो संसाधन है वह सीमित है। उस सीमित संसाधन को किस प्रकार से एफिशिएंटली यूज किया जाए, क्योंकि जनसंख्या जो है 50 के बाद दुनिया के ओवरऑल देशों में विस्फोटक स्थिति में पाई जाती है। तो इस एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ या एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे भी जोर दिया जाने लगा। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया 80 के बाद जो है विभिन्न देशों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो विदेशी कंपनियों के द्वारा डायरेक्ट होने लगा। मल्टीनेशनल कंपनियां जो है विभिन्न देशों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगी। तो इस प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और खासकर 1990 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस, काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है वर्ल्ड ट्रेड पे। तो इस प्रकार से जो है ये 4 पीरियड्स में हम पैटर्न स्वरूप को अध्ययन करते हैं। लेकिन अब जो मुख्य है वह प्रोडक्ट प्रोफाइल और कितने अमाउंट में जो ट्रेड होता है वह भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप देखेंगे जो विश्व का कुल व्यापार जो 1960 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब यहाँ पे उद्योगीकरण का फिर जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्पीडली स्टार्ट हुआ और उद्योगों में नए ढंग से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो इस समय जो हम ट्रेड देखते हैं वह मात्र 231 बिलियन यूएस डॉलर था, 231 बिलियन डॉलर था 1960 में। पूरे दुनिया का जो व्यापार था, कुल व्यापार, वो मात्र 231 बिलियन था
और वह जो है क्रमशः बढ़ते गया। एक 85 में 480 बिलियन और यहां बिलियन से ये ट्रिलियन में आ गया। बिलियन से इट्स कम इनटू द ट्रिलियन। यहां पे लगभग 14 ट्रिलियन, यहां पे 15 वर्षों में लगभग 3 गुना व्यापारों में वृद्धि हुई और यहां पे लगभग 36 ट्रिलियन कुल व्यापार का जो है हुआ। और 18 में मात्र 3 वर्षों में यहां पे हम लगभग 43 ट्रिलियन यहां पे कुल व्यापार को हम देखते हैं, जिसमें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी हमने डाला है। यहां पे आप एक्सपोर्ट ये ट्रिलियन का है, ये इंपोर्ट ट्रिलियन में है। तो इस प्रकार से जो विश्व का जो कुल व्यापार है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलता है। और उतना ही नहीं, जो पहले प्रोडक्ट प्रोफाइल थे, यदि हम यहां देखें तो 5 से 10 आइटम रहे होंगे जो ट्रेड में होते थे। फिर हम मॉडर्न पीरियड में देखेंगे तो संभवतः 200 से 400 प्रोडक्ट प्रोफाइल होंगे जो विभिन्न देशों से आदान प्रदान होते थे। लेकिन आज आप जान के हैरान होंगे, जो कुल 4500 से भी ज्यादा 4500 भी ज्यादा प्रोडक्ट का आज पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट प्रोफाइल के तौर पे भी ये ट्रेड पैटर्न में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलता है। और अभी आपने देखा विश्व के कुल व्यापार क्या जो मिलियन डॉलर्स में है, या वो अब ट्रिलियन डॉलर्स में पहुंच गया है। अब हम दुनिया के यदि देखते हैं टॉप 10, जैसे कि आपने यहां देखा था पहले सिर्फ 5 देश थे जो पूरे 2/3 एक्सपोर्ट इंपोर्ट को होल्ड करते थे। लेकिन यहां पे आप देखेंगे दुनिया के 10 जो टॉप इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, जो 10 जो आयातक और निर्यातक देश हैं, उसमें सबसे पहला अब आयातक में, एक्सपोर्टर में, निर्यातक देश में सबसे पहला अब चाइना पहुंच गया है। यहां आप देख रहे हैं एक्सपोर्टर में सबसे पहला देश चाइना है और इंपोर्टर में सबसे पहला देश यूएसए है। जो यूएसए पहले नंबर 1 पे होता था वह आज नंबर 2 पे चला गया है एक्सपोर्टर पे, और इंपोर्टर पे वो नंबर 1 पे आ गया है। तो ये जो है पैटर्न में काफी ज्यादा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चाइना जो है 2.5 ट्रिलियन जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है और 2.1% ऑफ द टोटल ट्रेड जो है वो इंपोर्ट किया है। और दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 13% यह जो है इंपोर्टर है। ठीक है, पूरे दुनिया का 13%। वैसे दुनिया का सबसे आबादी वाला भी देश है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बड़ा देश भी है, विभिन्न नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ विकसित राष्ट्र की ओर हम उसको देखते हैं। तो इस प्रकार से चाइना जो है नंबर 1 एक्सपोर्टर एंड नंबर 2 इंपोर्टर हो गया। यूएसए जो है वो नंबर 2 एक्सपोर्टर एंड नंबर 1 इन इंपोर्ट्स। उसके बाद जर्मनी हम देखते हैं तीसरे नंबर पे है, एक्सपोर्टर एज वेल एज इंपोर्टर। जर्मनी जो यूरोपियन यूनियन का एक विकसित राष्ट्र है, वह एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी नंबर 3 पे है। उसके बाद जापान 1950 के पहले तक दूसरे या तीसरे नंबर पे था, वह हम बाद में ध्यान देखते हैं चौथे नंबर पे आ चुका है। और 738 बिलियन, ये बिलियन में है, यहाँ एक्सपोर्ट करता है और 750 बिलियन ये इंपोर्ट करता है। छोटा सा देश है जो हमारे बिहार के से भी छोटा या बराबर होगा। तो इस प्रकार से जर्मनी पूरे दुनिया पे चौथे नंबर पे ट्रेड के, वर्ल्ड ट्रेड के पैटर्न में यहाँ पे इसको हम देखते हैं। उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, एक नीदरलैंड जो है वह 5वें क्रम पर है एक्सपोर्ट में, और यहाँ पे इंपोर्ट में 5वें क्रम पे यूनाइटेड किंगडम है, जो पहले पूरे दुनिया पे इसका जो कॉलोनियल रूल था उसमें ये 5वें नंबर पे है इंपोर्ट करने में, सामग्री को वो आयात करने में। और यहाँ पे नीदरलैंड जो है वो यहाँ 5वें है और यहाँ 6ठे क्रम में है
इंपोर्ट करने में। उसके बाद साउथ कोरिया, यह भी है। फिर हम फ्रांस को देखते हैं, हांगकांग को देखते हैं, और उसके बाद जो है इटली, यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मैक्सिको, सिंगापुर, ताइवान, रशिया, स्विट्जरलैंड। रशिया जो एक इंपॉर्टेंट देश था, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, वह भी जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हाल के वर्षों में काफी नीचे पे देखा जा रहा है। आप देखेंगे एक्सपोर्ट में यह जो है 451 बिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट में यह जो है 200-250 के आसपास इंपोर्ट का इसका है। उसके बाद जो है स्पेन है, यूएई है, थाईलैंड है, इंडिया जो है काफी नीचे के क्रम पे है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के तौर पे। और इंडिया जो है इस तालिका में आप देखेंगे मात्र 322 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न के हम देख रहे हैं, जो इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं और वो काफी इम्बैलेंसिंग है, कोई बैलेंस उसमें नहीं है। हम 618 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा चौड़ा है। हम 322 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और 618 बिलियन यूएस डॉलर का हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। और इसमें मुख्यतः जो कारण है वो खनिज तेल का जो इंपोर्ट है वह ज्यादा यहाँ पे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हमें खनिज तेल वो ज्यादा मंगाना पड़ता है, इसीलिए हमारा जो इंपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा यहाँ पे होता है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के केस में काफी चिंतनीय है, काफी विचारणीय है। तो इस वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न से हम इतना जान पाते हैं। हम क्विक लुक देना चाहेंगे कंपोजिशन पे भी। दुनिया का ट्रेड का जो कंपोजिशन है, जो मैंने पहले बताया था कि पहले सिलेक्टेड आइटम्स थे और उन आइटम्स के तहत, लेकिन आज जो है 4000 से ज्यादा आइटम्स का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो उसे हम यहाँ पे सिर्फ 4 कैटेगरी में बांट के देखते हैं। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिसको फूड स्टफ भी हम कह सकते हैं, फूड स्टफ के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, और फ्यूएल ऊर्जा के रूप में हम खनिज तेलों का जो आयात या कोयला का जो आयात निर्यात करते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग गुड के तौर पे तो जो निर्मित सामानें हैं, और पहले तो इसका ट्रेड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था, अब वो किस प्रकार से है वो देखेंगे, वो बढ़ता ही चला जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे। तो यह जो है कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, वह आप देखेंगे जो 1945 यह जो स्टेज था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो एक बेंचमार्क है वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न में अध्ययन करने के लिए। इसके बाद जो है वो बिलियन डॉलर में ट्रेड जो है वो बढ़ता गया, इसीलिए ये बेंचमार्क है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आप इस वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे जो फूड स्टफ, जो पहले एक्सपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट आइटम था, वो 70% था। पहले देशों में 45 के आसपास जब हमारा कॉलोनियल रूल था पूरे दुनिया पे, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, तो पहले फूड स्टफ जो विभिन्न देशों में जो एक्सपोर्ट होते थे वह मुख्यतः वर्ल्ड ट्रेड का 70% होल्ड करता था, और रॉ मटेरियल 10% थे। फ्यूल कोई ज्यादा उस समय आवश्यक नहीं थे, जो देश अपने पास जो संसाधन थे उसी का उपयोग करते थे, वो 2% के पास ही था। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो लगभग 18% की ओर था। जितने औपनिवेशिक देश थे वहां पे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को विकसित राष्ट्रों के द्वारा भेजा जाता था। लेकिन इसमें आप जो देखेंगे, जो मैंने अभी चर्चा किया 70 और 72 के बाद, 75 के बाद उसमें चेंजेज आए, और 1980 में आप देख रहे हैं फूड स्टफ जो है वो काफी ज्यादा घट गया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन दुनिया के विभिन्न देशों में पहुंच गए और विभिन्न सारे देश जो हैं अपने अन्न उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट हुए, इसीलिए यह काफी ज्यादा गिरा और 18% पे आ चुका है। उसके बाद रॉ मटेरियल वो बढ़ा है, क्योंकि विकासशील राष्ट्र अपने रॉ मटेरियल का अपने ढंग से उपयोग करने लगे, तो यह जो है थोड़ा बढ़ा है और वो 14% ही रहा है। उसके बाद फ्यूल्स का मांग जो है काफी ज्यादा बढ़ा और 16% जो है वो फ्यूल्स का यहाँ पर हम देखते हैं। उसके बाद जो है
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी बढ़ा है। दुनिया में जनसंख्या आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमारे डिमांड्स है वो बढ़ते गए। ऑटोमोबाइल्स हो, एयर कंडीशनर हो, कहते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। और यहाँ पे हम देखते हैं ये 18% से 52% पे आ चुका है और 2000 में ये 70% वर्ल्ड ट्रेड को ये कवर करता है, ये शेयर होल्ड करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो फूड स्टफ का जो डिमांड है वो काफी घट गया और वो सिमट के अब 3% पे आ गया है वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न में। उसके बाद जो रॉ मटेरियल है वो भी घटा है, 6% पे आ गया है। फ्यूल का जो है वो बढ़ा है, वो 21% के शेयर होल्ड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो लगभग 70% जो है वो मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं, जिसमें कि ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, उसके बाद युद्ध के जो सामान होते हैं स्पेसक्राफ्ट से लेकर और भी जो होते हैं टैंक, मशीनरी, गन्स, उसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल, उसके बाद प्रोसेस पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं, उसके बाद फूड स्टफ में डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड में जो है जो कंपोजिशन है उसमें भी काफी ज्यादा उसके पैटर्न में अंतर देखने को मिलता है। तो हम समझते हैं जो काफी आपको जो है वो दिया जा चुका है मटेरियल। और वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न में और भी बहुत बातें आप डाल सकते हैं, लेकिन इन बातों को आप इस प्रकार से क्रमबद्ध जब डालेंगे तो यह जो है काफी अच्छा होगा। और यह टॉपिक हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और इसमें प्रश्न भी आपको विभिन्न एग्जामिनेशंस में आते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, छात्रों, आप इसे जिस प्रकार से आपको समझाया गया है उसे आप वीडियो के माध्यम से बोर्ड्स पे जो भी तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को आप नोट्स पे लिख डालेंगे। और यदि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उस प्रकार से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो मैं समझता हूं अच्छे आपके आंसर्स बनेंगे। ठीक है, तो आप एंजॉय करें इस वीडियो को देख के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।